गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन की सीरीज में आज 20वां पार्ट है। आप इससे पहले की सभी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें लगभग संपूर्ण विषयों को संकलित करके अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के भाग में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको स्वयं अनुमान होगा कि आप इन 30 क्वेश्चन के साथ ही अनेकों क्वेश्चंस और भी तैयार कर पाएंगे। आप इनको नोट भी करते रहें क्योंकि ये प्रश्न और ये आने वाली श्रृंखला जो सामान्य अध्ययन की है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं। इस भाग का पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की बात करें तो इनके जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और वनस्पति विज्ञान में प्लांट्स यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है, जानते हैं पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो उनको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, या डी ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर। तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। हार्मोन की खोज इन्होंने की थी। कब की थी? 1905 में। और हार्मोन होते क्या हैं? तो जो एक अंग से दूसरे अंग को संदेश पहुंचाते हैं। इन्हें शरीर का केमिकल मैसेंजर या रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको, हार्मोन्स को, रासायनिक दूत। और इनका नामकरण किसने किया? बेलिस और स्टार्लिंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है वसा यानी फैट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स या शर्करा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होती है वो किस में बदल जाती है? एमिनो एसिड्स में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन की बात की गई है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हम जीन की बात करें तो ये गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। ऑप्शन भी देख लेते हैं, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। यानी जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में। ये डीएनए की बनी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। कौन? जीन। और जो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करके उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। और जीन शब्द का अगर हम सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो यह भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जोहानसन, जिन्होंने कब की थी? 1909 में। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। अमरबेल यानी कसकटा एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित, या डी ऑप्शन है आपका होस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर अमरबेल की बात करें तो अमरबेल क्या होती है? एक प्रकार की लता होती है जो बबूल, बेर आदि पेड़ों पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? कसकटा। और ये क्या होती है? बी होती है, क्योंकि ये दूसरे वृक्षों पर रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करती है, दूसरों के सहारे जीती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, आपके ऑप्शन है, शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिजन या एंटीजन की बात करें तो ये होते क्या हैं? तो ये किसी भी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। ये वायरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने बताया कि किसमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 6 का सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। घटपर्णी जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, इसके निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन है स्तंभ, पत्ता,
अनुपर्ण या पर्णवृंत। तो घटपर्णी की बात करें तो ये नेपेथेंसी कुल का एक कीटभक्षी पौधा है और मुख्यतया ये पौधे शाक होते हैं यानी हर्ब होते हैं, यानी घटपर्णी शाक होते हैं, हर्ब होते हैं, और ये दलदली या अधिक नमी जहाँ पे होती है ऐसी जगहों में उगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस घट में रूपांतरित हो जाते हैं, अनुपर्ण में। 7th का सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है वुल्फिया, कमल, गुलाब या रैफलिसिया। तो सबसे छोटे पुष्प की अगर हम बात करें तो वुल्फिया हो जाएगा। अगर पूछा जाता है प्रश्न में रैफलिसिया तो यह हो जाता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। सबसे छोटा वुल्फिया और सबसे बड़ा रैफलिसिया। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैच करना है आपको। वायु प्रदूषक कुछ नाम दिए गए हैं और प्रभावित अंग देखिए, EEG, ECG, EOG और EMG। इनके सामने मांसपेशी, आँख, मस्तिष्क और हृदय। आपको यहाँ से मैच करना है कौन किससे रिलेट करता है। छोटा कर देते हैं, आप लोग देखिए इसको। तो यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं। EEG का अगर रिलेशन देखा जाए तो EEG क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी होता है, विद्युत मस्तिष्क लेखन। सिंपल से किसको मैच करेगा, मस्तिष्क से मैच करेगा। आगे अगर हम बात करें ECG की, नोट भी करते रहेंगे हम लोग। ECG की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसको, और ये हृदय की वैद्युत एक्टिविटीज़ को इसकी रीडिंग लेता है, हृदय की यानी हार्ट की। तो ECG का संबंध किससे हो जाएगा, हृदय से। अब यहाँ से कूट देख सकते हैं, 3 बन गया, फिर 4 बन गया। अब तीसरे का आंसर अगर देखें, EOG क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑक्यूलॉजियोग्राफी। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आँख से रिलेटेड है, रेटिना से रिलेटेड है। तो सी का राइट हो जाएगा 2, यानी 3, 4, 2। और EMG क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड यानी मांसपेशी से रिलेट करता है, इसमें इसका टेस्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखते हैं किसमें सही है। तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1। हमने क्या देखा था, 3, 4, 2, 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। EEG का संबंध मस्तिष्क, ECG हृदय, EOG आँख और EMG मांसपेशी। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? ऑप्शन है हृदय के आधार पर, हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या उदर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार में। यानी पीयूष ग्रंथि का संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। या अंतरास्तावी ग्रंथि होती है तो मटर के आकार की होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी, ये भी ध्यान रखेंगे, मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है, किसको, पीयूष ग्रंथि को। और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो स्वपोषी की बात करें तो इसमें शैवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः अधिकांश शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, एल्गी बोलते हैं शैवालों को। तो ये क्या करते हैं, ये पौधों के समान ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, इसीलिए ये कौन, शैवाल स्वपोषी कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, लीवेनहॉक या रॉबर्ट हुक। तो जीवाणु की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने खोज की थी, लीवेनहॉक ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी ऑप्शन है इनके बारे में भी जानेंगे। भूमि का, फलों का, चट्टानों का या पौधों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का, मृदा विज्ञान का, यानी इसमें सॉयल का अध्ययन हम लोग करते हैं, सॉयल का। इसमें भूमि की बनावट, उसमें खनिज लवण, इनके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम फलों के अध्ययन के बारे में बात करें तो कौन सी एक ब्रांच होती है जिसको फलों के अध्ययन से रिलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोमोलॉजी।
या पोमोलॉजी बोलते हैं। चट्टानों के अध्ययन की बात करें, यह भी पूछा जाता है, तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। और पौधों का अध्ययन तो स्टार्ट में ही बताया था, क्या? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो पीडोलॉजी का संबंध किससे है? भूमि से है, सॉइल से, मृदा से है। आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध इंपॉर्टेंट ये भी है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी की बात करें तो यह हो जाएगा राइट आंसर आपका झाड़ियों के अध्ययन से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर पुष्पों का अध्ययन इसमें देखा जाए तो वो एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन है डार्विन, मेंडेल, डाल्टन या मार्गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में विकास का सिद्धांत दिया था। इसी को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डार्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मेंडेल, डार्विन, डाल्टन या मैरी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी आनुवंशिकता के पिता के रूप में मेंडेल जाने जाते हैं। ग्रेगर मेंडेल को आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता की बुनियादी सिद्धांतों की खोज की है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। उन ऑर्गेन्स के नाम बताइए जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखते हैं और एक ही जैसे कार्य करते हैं। ऑप्शन है एनालॉगस ऑर्गेन्स, होमोलॉगस ऑर्गेन्स, दोनों ए या बी, या डी ऑप्शन ना ए ना बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉगस ऑर्गेन्स। क्यों? क्योंकि ये अंग ऐसे होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर यानी संरचना अलग अलग होती है लेकिन ये दिखते सेम समान रूप से दिखते हैं और एक ही जैसा कार्य करते हैं, फंक्शन भी सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गेन्स को, ऐसे अंगों को एनालॉगस ऑर्गेन्स कहते हैं। अगर इसका हम जब जस्ट अपोजिट ले लें तो वो होमोलोगस ऑर्गेन्स हो जाएगा, मतलब कि जो समान रूप से ना दिखते हों लेकिन संरचना समान हो, तो वो हो जाएंगे आपके होमोलोगस ऑर्गेन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? एनालॉगस ऑर्गेन्स, यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है हाल्डेन, स्टेनली मिलर, हेरोल्ड सी यूरे या लैमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाल्डेन। हाल्डेन द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। और ये जो बी और सी ऑप्शन है, इन्होंने यानी स्टैनली मिलर और हेरोल्ड सी यूरे द्वारा किए गए प्रयोगों पर इन पर पुष्टि की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल्डेन। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत हाल्डेन ने दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांतों में से एक है? ऑप्शन देखते हैं। किसी भी आबादी में प्राकृतिक भिन्नता होती है। बी ऑप्शन है हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होती है लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप में स्थिर रहती है। सी ऑप्शन है आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाते हैं या हट जाते हैं। या डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो अगर हम डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांतों की बात करें तो जी हाँ, इन रूपों में वर्णित इनको किया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी आबादी के भीतर प्राकृतिक भिन्नता है, कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुकूल भिन्नताएं होती हैं। हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होती हैं और अपने अस्तित्व के लिए वो स्ट्रगल भी, संघर्ष भी करते हैं और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं पीछे। तो इसी को हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन की बात की गई है। फसलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, यानी फसलों को ये गिरने से बचाता है ये हार्मोन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? गिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, यानी आरएनए और
प्रोटीन बनाने में जो प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है वो होता है साइटोकाइनिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एजोला है एक, क्या है? ऑप्शन है जलीय फर्न, कवक, शैवाल या लाइकेन। इंपॉर्टेंट है। तो एजोला की बात करें तो एजोला एक तैरती हुई फर्न है, जलीय फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है और यह जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला क्या हो जाएगा? जलीय फर्न। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस जीव का हृदय 3 कक्षी यानी 3 चैम्बर्ड होता है? ऑप्शन है कबूतर, छिपकली, मछली या शेर। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका 3 चैम्बर्ड हृदय वाला जो जीव है वो है छिपकली। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कंपेनियन सेल्स या ट्रेकिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पौधों की बात करें, पौधों के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें 2 ऊतक होते हैं और वो 2 ऊतक यानी टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो ये जल का संवहन करते हैं, जल को जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा ऊपर तनों में और पत्तियों में पहुंचाते हैं। और फ्लोएम की बात करें तो ये भोजन को पहुंचाते हैं। इसमें पूछा गया है भोजन का संवहन, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो ऐच्छिक गति या ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं उनका अगर हम जुड़ाव देखें तो स्पाइनल कॉर्ड से होता है और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट ब्रेन में कनेक्ट होती है, मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क का ये पार्ट है सेरिब्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है वर्गिक, आनुवांशिक, कार्यिकी या पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण की बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गिकी का पितामह यानी क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन है एंगलर, लीनियस, अरस्तु या लैमार्क। तो वर्गिकी का पितामह लीनियस है। इन्हें आधुनिक वर्गिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इनकी एक फेमस पुस्तक भी पूछी जाती है जो है, ये भी ध्यान रखेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2014 में, जेनेरा प्लांटेरस। तो वर्गिकी का पितामह कौन है? लीनियस। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लीनियस या स्मिथ। तो विषाणु की बात करें, विषाणु यानी वायरस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष होता है। और इसकी खोज करने वाले जो थे वो थे इवानोवस्की, ये एक रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी यानी विषाणु की यानी वायरस की खोज की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन है मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने या इनमें से कोई नहीं। जब भी चेचक का टीका आएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? एडवर्ड जेनर को। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सार्स क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सार्स, इसकी फुल फॉर्म के बारे में जाने तो फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान देंगे। संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है? यह है एक विषाणु जनित रोग। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। तो आपको वीडियो में बताए गए प्रश्न तथा जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।